નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન વર્ગખંડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે હિન્દી વિષયમાં કાલે બીજો પાઠ કચ્છ કી શેર એના સ્વાધ્યાય પોથીના કેટલાક પ્રશ્નો જોયા હતા। 5 પ્રશ્નો સુધી આપણે વાત કરી હતી। હવે આગળના પ્રશ્નો જોઈએ। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है कच्छ के रेगिस्तान की विशेषता बताइए। तो हम लिखते हैं उसकी विशेषता। कच्छ में रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो स्वरूप है तो वह भी लिखेंगे। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। यह दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। इन दोनों रेगिस्तान का कोई लक्षण, इन दोनों में रेगिस्तान का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती। तो यह कच्छ के रेगिस्तान की विशेषता है जो हमने देखा। फिर दूसरा प्रश्न है भद्रेश्वर के जैन यात्रा धाम की विशेषता बताइए। भद्रेश्वर अति प्राचीन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना यह जिनालय 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना है। भूकंप आने के कारण यह मंदिर टूट गया था। भूकंप आने के कारण यह मंदिर टूट गया था। फिर से उसका निर्माण कार्य किया गया है। इसलिए इस जिनालय में आधुनिकता का स्पर्श भी हुआ है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है मांडवी स्थित बंदरगाह का वर्णन कीजिए। तो लिखना है हमें बंदरगाह के बारे में। मांडवी खूब सुंदर बंदरगाह है। यह बहुत प्राचीन है। इस स्थान को जिनालय से भरा माना जाता है। यहाँ पर 72 जिनालय है।
72 जिनालय छे। यहाँ राजा का महल, पवन चक्किया, तथा समुद्र किनारा है। मांडवी के बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल भी है। फिर आगे का प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मूल्यवान, थोड़ा सा, अच्छा, प्रिय, दयावान, कृपालु, सुंदर। मूल्यवान, हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। थोड़ा सा, ग्लास में थोड़ा सा पानी बचा है। अच्छा, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा ही होना चाहिए। जो आ बधा ज विशेषण छे, जे शब्दों छे विशेषण छे। प्रिय, मोहन मेरा प्रिय मित्र है। फिर है कृपालु और सुंदर, तो नहीं, दयावान शब्दों पर थी। भावनगर के राजा अपनी प्रजा के प्रति दयावान थे। यह सारे शब्द से बन गए। अब आगे देखते हैं और भी वाक्य बनाने हैं। હવે મિત્રો કૃપાલુ શબ્દ ઉપરથી વાક્ય બનાવવાનું છે, આપણે બનાવીએ। महात्मा बड़े ही कृपालु निकले। આગળનો શબ્દ છે સુંદર। સુંદર ઉપરથી વાક્ય બનાવીએ। બગીચે में सुंदर फूल खिले है। वाक्य बनी गયું છે। હવે 8મો પ્રશ્ન છે, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोशना क्रमમાં ગોઠવવાનો છે। સર્વપ્રથમ આપણે બધા શબ્દો જોઈ લઈએ, એક વખત નજર ફેરવીએ। અ ઉપરથી કયો શબ્દ આવે છે? તો કે બે શબ્દો આવે છે, અભ્યાસ અને અભિવાદન। તો અભ્યાસ પહેલાં આવશે કે અભિવાદન પહેલાં આવશે? એ એક મોટો પ્રશ્ન છે। તો તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે અડધો અક્ષર છે એ છેલ્લે આવે, બરાબર। પહેલાં અ બંનેમાં સેમ છે, પછી એના પછીનો અક્ષર જોવાનો તો ભ, બંનેમાં ભ છે, પણ ભ અડધો છે એ પછી આવશે, બરાબર। પહેલાં આવશે અભિવાદન, ત્યારબાદ આવશે અભ્યાસ। હવે કોઈ પણ સ્વર ઉપરથી શબ્દો નથી, એટલે ક, ખ વગેરે ઉપરથી શબ્દો શોધીશું। તો ક ઉપરથી કોઈ નથી, ખ ઉપરથી પણ નથી, ગ ઉપરથી નથી, ચ ઉપરથી છે ચિરાગ। ત્યારબાદ શબ્દ આવશે, જો કેટલા શબ્દો વધ્યા છે? પ્રગતિ। હવે પ્રગતિ અને મહકના
એ બેમાંથી આપણે જોવાનું છે કોણ આગળ આવશે, તો કે પ્રગતિ પહેલાં આવશે, પછી આવશે મહકના, ત્યારબાદ વિનય, પછી શાયર, પછી સંધ્યા અને સંગ્રામ, આ બંનેમાંથી આવશે સંગ્રામ, કારણ કે બેમાં સમ તો છે પણ અહીંયા ગ છે, અહીંયા ધ છે, બરાબર. હવે સંધ્યા આવશે અને છેલ્લે હમદર્દ. તો આ બધા જ શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવી દીધેલા છે. હવે નીચે એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, એનો राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए. राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है. तो यह अनुवाद आपको होमवर्क में करना है, यह आप अपने आप लिखना है. આનું ગુજરાતી આનું हिंदी अनुवाद એ તમારે જાતે જ કરવાનો રહેશે. 10મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. अनूठा, अनूठा मतलब अनोखा. फिर तट, तट मतलब किनारा. उसके बाद है द्वार, द्वार का समानार्थी है दरवाजा. फिर है संपत्ति, संपत्ति को हम कह सकते हैं दौलत. 5वां शब्द है पावन, पावन माने होता है पवित्र. फिर है मजार, मजार का अर्थ क्या होता है? मजार का अर्थ होता है दरगाह या मकबरा. હવે 11મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ लिखिए. સર્જન, સર્જનનો વિરુદ્ધાર્થી છે વિનાશ. બીજું સૂર્યોદય તો સૂર્યાસ્ત, ઉદય તો અસ્ત. સુંદર તો कुरूप. पुराना तो नया. गांव तो शहर. स्मरण तो विस्मरण. बराबर. तो आ 6 शब्दों विरुद्धार्थी થઈ ગયા છે. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. प्रश्न 12 में કહ્યું છે निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए. तो पहला शब्द है सिखों का धार्मिक स्थल, उसे क्या कहते हैं? सिख के धर्म स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं. फिर दूसरा, जैनों का पूजा स्थल, उसको कहते हैं जिनालय. फिर है देखने योग्य मतलब दर्शनीय. फिर मन को हरने वाला मनोहर. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે લિંગ પરિવર્તન કીજીએ. પહેલો શબ્દ છે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે. પહેલો શબ્દ છે વિદ્વાન, વિદ્વાનનું થશે વિદુષી. સ્ત્રીલિંગમાં વિદ્વાનને શું કહેવાય? વિદુષી. કોઈ સ્ત્રી વિદ્વાન હોય તો એને વિદ્વાન ન કહેવાય પણ વિદુષી કહેવામાં આવે છે. પછી ઊંટ, ઊંટની સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં પરિવર્તિત કરીએ તો ઊંટની. ત્યારબાદ ત્રીજો શબ્દ છે રાજા, રાજા તો રાની. फिर बालक तो बालिका. ठीक है. फिर 14वां प्रश्न, वाक्य में से विशेषण ढूंढकर लिखिए. इस वाक्य में विशेषण ढूंढने हैं. पहला वाक्य है कच्छ गुजरात का विशेष जिला है. जिला तो है लेकिन कैसा जिला है? विशेष. तो विशेष है ये શું છે? વિશેષણ છે. પછી બીજું, समुद्र तट पर शांत यात्री खड़े हैं. तो यात्री तो खड़े हैं लेकिन कैसे यात्री है? शांत है. तो यह विशेषण है. फिर पहाड़ों में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था. तो पहाड़ों में सौंदर्य बिखरा हुआ था लेकिन कैसा बिखरा हुआ था? प्राकृतिक. પછી हम नारायण सरोवर की पावन भूमि पर पहुँचे. આપણે જમીન પર તો પહોંચ્યા પણ એ જમીન કેવી હતી? तो क्या पावन, पावन माने पवित्र जमीन थी. तो यहाँ पर विशेषण है पावन. विशेष, शांत, प्राकृतिक और पावन आ बधा जवाबों छे. અને अंतिम प्रश्न જોઈએ 15मो, निम्नलिखित वाक्यों में से जिस काल का पता चलता हो उस काल का नाम लिखिए.
तो पहला वाक्य पढ़ेंगे और काल बताएंगे। हम पढ़ाई करेंगे मतलब અમે હવે ભણીશું, હજી ભણ્યા નથી, તો ભવિષ્યકાલ છે। ત્યારબાદ हमारी यात्रा आरंभ हुई, અમારી યાત્રા શરૂ થઈ એટલે વર્તમાન કાળની ક્રિયા છે। બરાબર, ચાલુ ક્રિયા દેખાડે છે કે અમારી યાત્રા શરૂ થઈ છે। ત્રીજું, રોહન की किताब खो गई मतलब खोवाई ज गई છે તો ભૂતકાળ કહેવાશે। ત્યારબાદ दिवाली पर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो अभी खरीदी नहीं है यानी कि भविष्यकाल रहेगा। तो हमने यह सारे प्रश्न स्वाध्याय पोथी के उसके उत्तर लिख लिए हैं। आशा रखता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।